आपको तो पता ही होगा सुबह की नींद सोने में कितना मजा आता है। एक सुबह की बात मैं भी आपको बताती हूँ। एक दिन मैं सो रही थी और अपने मीठे मीठे सपनों में खोई थी। सपनों में मैं प्लेन में बैठी थी, तभी माँ आई और मेरी चादर खींचते हुए बोली, उठ जा, कब तक सोएगी? वो देख शर्मा जी की चिंकी कितनी सुबह उठ गई है और अपनी माँ के साथ सारा काम भी कर आई है। और एक तू है, न दिन का पता न रात का पता, न जाने इतनी देर तक सोते सोते तेरा मन नहीं भरता क्या? माँ ने पर्दे को समेटते हुए कहा। क्या है माँ, सोने दो ना, रोज रोज एक ही बात बोलकर तो जगाती हो, मैंने झुंझलाते हुए कहा और अपनी चादर को दोबारा अपने मुंह पर ओढ़ लिया। बेटा, कल तुझे हॉस्टल जाना है, जिसके लिए मुझे बाजार से सामान लाना है और तुझे भी तो मेरे साथ जाना है। एक दो साड़ी मुझे तेरे मामा की बेटी की शादी के लिए भी लानी है, तुझे तो पता ही है, माँ ने प्यार से समझाया। और ऐसा कहकर माँ किचन में चलेगी। माँ के जाने के बाद मैं भी भगवान को प्रणाम करके बाहर बरामदे में आ जाती हूँ। सुन, नाश्ते में पराठा लेगी या पोहा? माँ ने डिब्बे से पोहा निकालते हुए पूछा। अरे माँ, आज तो कम से कम हरिया वाले चाचा की कचौरी खिला लाना, पूरे कानपुर में फेमस है और हमारी बगल में ही तो रहते हैं, सारे कानपुर वाले वहीं आकर खाते हो और एक आप हो बाजार ले जाती हो तो भी घर से पेट फूल कर कर ही लेके जाती हो। अच्छा ठीक है, तू कचौरी खा लेना, माँ ने कहा और साथ ही बोली, अपने पापा की तरह पूरे दिन अपना पेट बजाते मत घूमना। माँ ने पापा को घूर कर कहा। बेचारे पापा कुछ न बोले, चुपचाप अखबार की हेडलाइंस को और जोर जोर से बुदबुदाने लगे, जैसे सुना ही ना हो। खैर छोड़ो, माँ और मैं जल्दी बाजार जाते हैं। माँ साड़ी वाले की दुकान में साड़ी देखने लग जाती है और मैं अपने फ़ोन में पबजी। मैडम जी, कितनी देर से देख रही हो, क्या एक भी साड़ी पसंद नहीं आई? साड़ी वाले ने अपने माथे में सलवट डालते हुए कहा। उसने दूसरी साड़ी डाली और कहा, मैडम जी अब की बार पसंद कर लो, बस ये आखिरी है, मेरे और ग्राहक आने वाले हैं। इतने में ही वो गुलाबी रंग वाली साड़ी भैया मुझे दिखाना। पीछे से एक महिला की आवाज़ आई, बहुत प्यारी आवाज़ थी। मैं एकाएक चौंक गई क्योंकि ऐसा लगा जैसे इस आवाज़ से मैं परिचित हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। फिर मैंने अपनी बेंच के उस तरफ देखा। अरे गुलाब दीदी, मन ने चहक कर कहा। नहीं, ये गुलाब दीदी नहीं हो सकती। ऐसा कहकर मैंने उस औरत को ऊपर से नीचे तक निहारा और उसे निहारते निहारते न जाने कब पुरानी बातों में खो गई। गुलाब दीदी, कल ही की तो बात है, एक ऐसी लड़की जो शानदार सी कद काठी, बड़ी बड़ी आंखें, सांवला रंग, हमेशा चहचहाती सी रहने वाली। गुलाब नाम रखा था उनके परिवार ने उनका, जैसा नाम वैसे ही खुद थी। देखते ही देखते पता नहीं कब मैं पुरानी बातों के झरोकों में खो गई। दरअसल मैं बहुत छोटी थी, यही करीबन 8-9 साल की, लेकिन मैं थी बहुत समझदार, अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा होशियार। हमारे घर के सामने ही तो रहता था गुलाब दीदी का परिवार। उनके परिवार में वो 4 बहनें, एक भाई, अंकल आंटी यानी उनके मम्मी पापा। चारों बहनों की सुंदरता एक से बढ़कर एक। गुलाब दीदी का तो पूरे मोहल्ले में रुका था, चारों तरफ उनकी चर्चा थी। वो अपनी सारी बहनों में सांवली थी, लेकिन सुंदरता और कद काठी में किसी अप्सरा को भी मात दे दे। बिल्कुल हीरोइन सी, हर बात पर मुस्कुरा देने वाली, उम्र में मुझसे बड़ी थी। वो करीबन 17 या 18 साल की होंगी, लेकिन हम दोनों की दोस्ती पूरे कानपुर के कठियावाड़े मोहल्ले में परिचित थी। हम अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करती थी। वो मुझसे कुछ नहीं छिपाती थी।
कुछ बातें उनकी मुझे समझ आ जाती थी, कुछ मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी उम्र के अनुसार उनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेने की कोशिश करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा समझदार थी। और वो मन्नू भैया वाली बात, वो भी तो मैंने ही दीदी को बताई थी, जिसे सुनकर वो बहुत शर्माई थी। मन्नू भैया जो हमारे स्कूल की आन बान और शान थे, एक रसूलदार गुज्जर परिवार के इकलौते चिराग थे। लंबे चौड़े, बहुत सुंदर, लेकिन पतले थे। सारे स्कूल की लड़कियां उन पर फिदा थी, केवल गुलाब दीदी को छोड़कर, और वो गुलाब दीदी पर फिदा थे। दोनों की जोड़ी किसी हीर रांझा से कम नहीं थी। सोमवार का दिन था। मैं और गुलाब दीदी मंदिर गए थे। ए मेरी क्यूटी पाई, तू प्रसाद लेकर आ, इतने मैं भोलेनाथ से लड़ती हूँ। ऐसा बोलकर दीदी मंदिर में अंदर चली जाती हैं। ओ क्यूटी पाई जी, हमने सुना है आप जितनी सुंदर हो उतने ही सुंदर लोगों से दोस्ती रखती हो। पीछे से प्यारी सी आवाज में घुटनों के बल बैठे हुए मन्नू भैया ने कहा, अरे आप तो वही हो ना जो हमारे स्कूल की लड़की को बिगाड़ रहे हो। मैंने गुस्से से कहा, अच्छा जी, ऐसा है, सब लड़कियां बिगड़ गईं, फिर तो आप भी। भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, ए मुझे पटाने की कोशिश मत करना, काम बोलो काम। मैंने बात काटते हुए कहा, अच्छा जी, क्यूटी पाई जी, काम की बात सुनना चाहती हो तो सुनो। आपके साथ जो मोहतरमा यानी आपकी गुलाब दीदी हैं, उनके लिए कुछ है। उन्होंने लड़खड़ाते हुए कहा, उनके लिए छोटा सा लेटर और आपके लिए चॉकलेट है। मुझे पता है आपको चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। उन्होंने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाते हुए कहा, अच्छा जी, लव लेटर, वो भी मेरी दीदी के लिए। चलो दे दूंगी, तुम भी क्या याद रखोगे। मैंने ईड़ दिखाते हुए कहा। मैं लेटर लेकर दौड़ी दौड़ी दीदी के पास गई। अरे दीदी, मान तो गए हैं भोलेनाथ, और कितना खुश करोगी उनको। मैंने लव लेटर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। हाँ, गई थी मैं तेरे पास। दूर से देखा मैंने उस मन्नू को तेरे पास खड़ा, देखकर वापस आ गई, दीदी ने शर्माते हुए कहा। दीदी, वो ना ये लव लेटर देकर गए हैं आपके लिए। मैंने चॉकलेट ले खाते हुए कहा। मरवाएगा वो मुझे। व्हाट्सएप के ज़माने में कौन लेटर देता है, पागल मजनू कहेगा। दीदी ने फिर शर्माते हुए कहा, मतलब आप भी चाहती हो कि वो आपको व्हाट्सएप चैटिंग करे। मैंने इतराते हुए कहा, चल पागल, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। IAS बनना है, खूब पढ़ना है, अपनी तीनों बहनों को ऑफिसर बनाना है। लेकिन उस दिन के बाद से गुलाब दीदी और मन्नू भैया की प्रेम कहानी चल निकली। भैया रोज किसी न किसी बहाने हमारी गली में आते, दीदी के लिए लेटर और मेरे लिए चॉकलेट लाते। इस तरह मैं बन गई थी पोस्टमैन। लेकिन दोनों में कुछ तो था, कुछ बनने का जुनून था। दोनों IAS बनना चाहते थे, इसीलिए आम मजनुओं की तरह प्रेम के पंगे न लड़ाकर लाइब्रेरी में GS और रीजनिंग के नोट्स बनाते थे। आपको तो पता ही होगा, गरीब परिवार में पैदा होने का खामियाजा बच्चों को भी भुगतना पड़ता है, जिसका जीता जागता उदाहरण थी दीदी। वो खुद पढ़ती और पूरे दिन बच्चों को ट्यूशन देती। लेकिन चुपके चुपके ही सही, मन्नू भैया भी उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद किया करते थे। धीरे धीरे उनकी सारी बहनें मन्नू भैया को पहचानने लगी
और वो सभी उनको पसंद भी करती थी। पता नहीं कैसे मन्नू भैया और गुलाब दीदी के प्यार वाली बात उनके भाई राजन को पता चल गई। राजन बेहद निकम्मा, नकारा, नशेड़ी और लड़कियों को छेड़ने वाला, जो अकेला होने के कारण माँ बाप के सिर पर सवार रहता था, जिसके कारण वे चारों बहनें उससे डरती थी। पता नहीं चारों बहनों में से कब किस पर बरस पड़े, कब हाथ उठा दे, कुछ पता नहीं था। कई बार दीदी ने उसकी इन हरकतों का विरोध भी किया तो उसने दीदी को बहुत मारा। धीरे धीरे सारी बहनों ने उससे बोलना छोड़ दिया था। उस रात भी तो उसने दीदी को बहुत मारा। आधी रात तक उनके रोने की आवाज़ें गली में आती रही। उसने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। सब गली वाले मूक बनकर खड़े रहे, लेकिन मैं नहीं रह सकती थी। मैं जाना चाहती थी, किंतु माँ पापा ने जाने से मना कर दिया। ये देखकर मेरे मन में आग लग रही थी। इसीलिए मैं रात को छत के सहारे दीदी के पास गई। पलंग पर बैठी थी दीदी, आंखों में एक आंसू न था। दीदी, मैंने कांपते हुए हाथ लगाकर कहा। मेरा इतना कहते ही मुझसे चिपक कर रोने लगी। पूरा शरीर बेल्ट की चोटों से नीला पड़ गया था। मुझसे रोते हुए बोली, पता है आज माँ ने मुझे उल्टा कहा। पापा ने कहा लड़कों से संबंध रखती है, तू तो हमेशा मेरे साथ रहती है ना। जब भी मैं मनु से मिलती हूँ तो मेरे साथ जाती है ना। क्या कभी मनु ने मेरा हाथ भी छुआ है? तुझे तो सब पता है ना, वो मुझसे प्यार करता है। क्या हमने कभी किसी मर्यादा को तोड़ा है? नहीं ना। फिर मैंने कैसे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया? दीदी ने रोते हुए कांपती आवाज़ में कहा। मुझसे दीदी की हालत देखी ना गई। मैं गुस्से से रोती हुई वापस अपने घर आ गई। पापा के कमरे से फ़ोन चुराकर मैंने मन्नू भैया को फ़ोन किया और दीदी की सारी हालत कह दी। मन्नू भैया को बहुत गुस्सा आया और वो 8-10 लड़कों को लेकर दीदी के घर आ गए। सबसे पहले तो उस राजन को खूब मारा, फिर दीदी को देखकर खूब रोए। उस रात वहाँ खूब हंगामा हुआ। किसी तरह दीदी ने मन्नू भैया को समझा बुझाकर उनके घर वापस भेजा। अगले पूरे दिन माँ पापा ने मुझे उनके घर नहीं जाने दिया और वो छत पर भी नहीं आए। इस तरह 5-6 दिन निकल गए। एक सुबह दीदी मेरे पास आई और बोली, सुन मेरी क्यूटी पाई, आज से 8 दिन बाद मेरी शादी है। मैं खुशी से झूम उठी। अरे मन्नू भैया तुम्हारी जय हो, मैंने खुशी से छेंकते हुए कहा। दीदी ने वासे स्वर में कहा, मन्नू से शादी नहीं है रे मेरी। जैसे मैं पत्थर बन गई थी। क्या बोल रही हो दीदी? दीदी मेरी बात काटते हुए बोली, अरे तू बच्ची है अभी, कुछ नहीं होता ये प्यार व्यार। माँ बाप को दुखी करके क्या मैं खुश रह पाऊँगी? नहीं ना। वैसे भी जहाँ मेरी शादी हो रही है वो बहुत अमीर है, खूब पैसा है उसके पास। मैं IAS नहीं बन पाई तो क्या हुआ, अपनी बहनों को खूब पढ़ाऊँगी। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति में मेरी मदद करेगा। परिवार की इज्जत भी बनी रहेगी। अगर मेरे समझौते से परिवार को खुशी मिलती है तो मुझे ऐसे हजारों समझौते मंजूर हैं। आंखों से आंसू पोंछते हुए दीदी बोली, और मन्नू भैया उनका क्या? मैंने रोते हुए कहा। समझा कर आई हूँ, पागल है, कुछ नहीं समझता, दुनिया को आग लगाने की बातें करता है। बड़ी मुश्किल से समझा कर आई हूँ, अपनी कस्में देकर। मेरे बाद उसका ध्यान रखना, वो अपने लक्ष्य से ना भटके, उसको समझा देना। ऐसा कहकर वो चली गई। आखिर वो कमबख्त दिन भी आ गया जिस दिन दीदी की शादी थी। मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन
सबसे प्यारी सखी जो आज मुझे छोड़कर जा रही थी, ऐसा सोचकर मुझसे रहा न गया। मैं भागी भागी दीदी के पास चली गई। ये क्या था? दीदी की उम्र से लगभग 3 गुना बड़ा, अजीब सी शक्ल का एक बूढ़ा व्यक्ति जिससे दीदी शादी कर रही थी। आज मैंने फिर एक बेटी को परिवार की झूठी इज्जत के लिए मरते देखा, अपने स्वाभिमान से समझौता करते देखा, उसके सपनों को टूटते देखा। फिर एकाएक अपने वर्तमान में वापस आ गई और मुरझाई सी उस औरत को जो 27 साल की उम्र में 48 साल की दिखा दे रही थी, सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी थी, मेरी गुलाब दीदी ही तो थी। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस कहानी का अगला भाग मैं आपको जल्द ही भेजूंगी। धन्यवाद।